गुड इवनिंग फ्रेंड, पीके जाग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पर्यावरण से संबंधित क्विज कर रहे हैं, जिसमें आज की श्रृंखला में मैं आपके लिए 20 इम्पॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं। ये सभी क्वेश्चन घटना चक्र पुस्तक से लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। अतः आइए इनको मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूवैज्ञानिक चक्र, डी भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही उत्तर है बी जैव भू रासायनिक चक्र। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बोलने के बाद और ऑप्शन बोलने के बाद 1-2 सेकंड का पॉज लूँगा। उसमें आप लोग उत्तर को कमेंट करिए और आप लोग भी उत्तर अपना दीजिए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? इनमें कौन सा एक उत्पादक है, उत्पादक की भूमिका निभाता है, उसको पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए मरुस्थल, बी हरे पौधे, सी जीव जंतु, डी मृदा। तो इसका सही आंसर है बी हरे पौधे। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक का कार्य करते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो उत्पादक हैं। अगर कोई भी जो व्यक्ति, जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, तो उसका ये तात्पर्य थोड़ी होगा कि हम उत्पादक हैं, क्योंकि हम अपना भोजन सब्जी हो या फल हो या जो लोग मांस मछली खाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उनसे प्राप्त करते हैं भोजन। तो हम लोग उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो किसी अन्य स्रोत से भोजन नहीं लेते हैं, वो स्वयं अपनी उत्पादकता अपने शरीर में खुद करते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? आपके ऑप्शन है ए एपिको आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, डी साइलेंट वैली आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है बी नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इसमें जो मेन मुख्य कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, मेधा पाटेकर नाम था उनका। ये ज़रूर याद रखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के अग्रकर्ता कौन थे? मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 4, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? किस क्रम में उत्पादकता मतलब कम अधिक से कम की ओर बढ़ रही है? ये आपके ऑप्शन है ए महासागर झील घास स्थल मैंग्रोव, बी मैंग्रोव महासागर घास स्थल झील, सी मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर, डी महासागर मैंग्रोव झील घास स्थल। तो इसका सही उत्तर है सी मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर। ये आपका घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में। सबसे अधिक उत्पादकता मैंग्रोव में, उसके बाद घास स्थल में, तब झील में, और सबसे कम उत्पादकता महासागर पाई जाती है। महासागर की उत्पादकता कम इसलिए होती है क्योंकि महासागर बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, और उस विस्तृत क्षेत्र का जो औसत है उसकी उत्पादकता बहुत कम है, और मैंग्रोव बहुत छोटे होते हैं और उनकी उत्पादकता अपने औसत से बहुत अधिक होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। किसको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? आपके ऑप्शन है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी अपघटक। इसका सही उत्तर है सी सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं जो घास फूस घास भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, हरी सब्जी, और मांस भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी बोलते हैं। मांसाहारी केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर हो गया। शाकाहारी केवल साग सब्जी खाते हैं। और ये इसमें सर्वाधिक उच्चतम पोषण स्तर जो है ये सर्वाहारी के पास ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है? जीव भार का जो पिरामिड होता है किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है? तो इसका जो है आपके ऑप्शन है ए तालाब, बी खेत, सी वन, डी नदी। इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ए तालाब। भार का पिरामिड में जो है उल्टा का मतलब ये होता है, जैसे पिरामिड ऐसे बनता है, ये आप लोग देखिए, पिरामिड जो ये बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये उल्टा पिरामिड हो गया। इसका जो शीर्ष है वो नीचे की तरफ है, और जो आधार है ये ऊपर है, ये नीचे है। इसका तात्पर्य ये होता है कि इसमें पिरामिड में जो उसका भार है नीचे कम पाया जाएगा और ऊपर अधिक पाया जाएगा। ऊपर इसलिए अधिक पाया जाएगा क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि छोटी छोटी मछलियाँ, विभिन्न जो जीव जंतु होते हैं सबसे अधिक ऊपर ही पाए जाते हैं, नीचे बहुत कम जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए भार कम होता है। इसलिए इसका जो है पिरामिड जो बनता है वो तालाब में उल्टा बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है ए ईपी ओडम, बी सी रैकियर, सी क्लीमेंट और डी अर्नेस्ट नेस। इसका सही उत्तर है डी अर्नेस्ट नेस। अर्नेस्ट नेस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गहन पारिस्थितिकी की बात की। गहन पारिस्थितिकी क्या होती है? गहन पारिस्थितिकी के बारे में आप पढ़िएगा तो कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो पेड़ पौधे और पशुपालन ये सब अधिक मात्रा में जहाँ पाया जाता है, गहन पारिस्थितिकी शब्द वह उसी के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती? आपके ऑप्शन हैं हीलियम, बी आर्गन, सी रेडॉन, डी नियॉन। तो इसका सही उत्तर है सी रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है। रेडियो एक्टिव ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र पाए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने से बनता है, ये रेडॉन गैस, ये परमाणु ऊर्जा भट्टियों में ये गैस निकलती है। और अन्य ये हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये तीनों गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। रेडॉन एक कृत्रिम गैस के रूप में आई है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, आपके ऑप्शन है ए डायटम, क्रिस्टेशियाई, हेरिंग, बी क्रिस्टेशियाई, डायटम, हेरिंग, सी डायटम, हेरिंग, क्रिस्टेशियाई, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए डायटम, क्रिस्टेशियाई, हेरिंग, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं है? कौन सा एक ऑप्शन है जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं है, वो उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है? आपके ऑप्शन है ए पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित
स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवन और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपका सही है। बी, यह एक कार्यशील इकाई है। सी, इसकी अपनी उत्पादकता है। डी, यह एक बंद तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रजातियां, आप देखते होंगे एक ही समय में एक वर्ष में बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होती है और उसी स्थान पर धीरे धीरे नई प्रजातियों का आगमन होता है। तो ये एक खुला तंत्र है, ये बंद तंत्र नहीं है। बंद तंत्र होता तो नई प्रजातियां नहीं आ पाती। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए महासागर, सागर महासागर, बी वन, सी पर्वतीय, डी मरुस्थल। तो स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसका सही उत्तर है ए सागर या महासागर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता अधिक होती है? आपके ऑप्शन है समुद्र, ए समुद्र, बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी कोरल रीफ, डी मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर है सी कोरल रीफ। कोरल रीफ जैविक रूप से बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, जीव जंतु और विभिन्न छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये सब बहुत अधिक, एक बहुत कम क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता कोरल रीफ में पाई जाती है। इसको अगर क्रम में आप रखेंगे तो पहले सी रखा जाएगा, तब उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र पर रखा जाएगा, तब समुद्र रखा जाएगा और सबसे कम विविधता मरुस्थल में पाई जाती है। तो ये आपके क्रम भी हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जलमंडल, बी जीवोम, सी स्थलमंडल, डी जैवमंडल। तो इसका सही उत्तर है डी जैवमंडल। जैवमंडल मूल रूप से जलमंडल, जैसे एक इस प्रकार मैप से समझते हैं, ये हो गया जलमंडल, ये हो गया स्थलमंडल, ये हो गया वायुमंडल। ये तीन अलग अलग मंडल हो गए, जैसे ये जल एक से, ये स्थल दो, तीसरा वायुमंडल। यहाँ पर ये जो चौथा बन रहा है ये हो जाता है बीच में, ये जो क्षेत्र बन रहा है ये हो जाएगा जैवमंडल, जिसमें जलमंडल भी आएगा, स्थलमंडल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा। इसलिए सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र वो जैवमंडल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जैविक और अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य करते हैं। आपके ऑप्शन है ए परजीवी, बी वियोजक, सी उत्पादक, डी उपभोक्ता। तो बिचौलियों का कार्य कौन करता है? आप सही उत्तर है बी वियोजक। वियोजक जो बिचौलियों का कार्य करने वाले होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। ए कार्बन चक्र, बी नाइट्रोजन चक्र, सी फास्फोरस चक्र, डी उपयुक्त में से सभी चक्र। तो इसका सही उत्तर है सी फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र ये पत्थरों के अपक्षय या टूटने फूटने से फास्फोरस का मुख्य स्रोत जो है पत्थर के से निकलने वाली जो ऊर्जा है यही होती है, तो इसलिए इसके अपक्षय से ये प्रभावित हो जाता है। तो और कार्बन चक्र का तो जल ये पेड़ पौधे से होता है, नाइट्रोजन चक्र भी वायुमंडल से होता है, फास्फोरस चक्र चट्टानों में पाई जाती है, इसलिए ये इसके अपक्षय से प्रभावित हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वह पोषण चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है
कौन सा चक्र है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन चक्र, बी नाइट्रोजन चक्र, सी सल्फर चक्र, डी फास्फोरस चक्र। इसका सही उत्तर है ए कार्बन चक्र। कार्बन चक्र जो है जब कार्बन तभी चलता है जब सूर्य प्रकाश आएगा, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन का मुख्य स्रोत होते हैं और पेड़ पौधे तभी अपना भोजन बनाते हैं, तभी वो कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं जब उनमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है। बिना सूर्य के प्रकाश के वो अपना भोजन न तो बना पाएंगे और ना ही कार्बन को अपने में ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इसलिए यह पहला जो मेन काम होता है वो प्रकाश का ही होता है। प्रकाश के बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रहता है। अन्य जैसे नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, इनका प्रकाश से सीधा संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एक सही कथन है। आपके ऑप्शन है ए प्रवाल भित्ति की उत्पादकता सबसे अधिक है, बी रेगिस्तान कम उत्पादन का क्षेत्र है, सी गन्ने की उत्पादकता अधिक है, डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त में से सभी, क्योंकि अभी हम आपको ऊपर बताए हैं कि प्रवाल भित्ति सबसे अधिक उत्पादन का क्षेत्र होती है। बहुत कम क्षेत्रों में बहुत अधिक उत्पादकता पाई जाती है, जबकि रेगिस्तानी बहुत बड़ा क्षेत्र होते हुए उसमें बहुत ही कम उत्पादकता होती है। वो बहुत ना तो उपजाऊ ज़मीन होती है, ना एकदम शुष्क वातावरण होता है, जो जीव जंतुओं के लिए आवास के लिए भी बहुत ही कष्टदायी होता है, इसलिए वहाँ की उत्पादकता बहुत कम होती है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए ओडम द्वारा, बी हुल्ट द्वारा, सी क्लीमेंट द्वारा, डी किंग द्वारा। इसका सही उत्तर है बी हुल्ट द्वारा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसी भी क्षेत्र या के किसी भी स्थान की पारिस्थितिकी कैसे विकसित होती है, उसके विकास का जो क्रम होता है वही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। और इस पारिस्थितिकी अनुक्रमण को सर्वप्रथम हुल्ट द्वारा परिभाषित किया गया था, इसलिए जो है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनुक्रमण में कौन सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है? आपके ऑप्शन है ए मृदा, बी जलवायु, बी समुदाय, सी जलवायु, डी जैविक घटक। इसका सही उत्तर है सी जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो होती है वही उस क्षेत्र के पेड़ पौधे, उस क्षेत्र के आवास के लिए उत्तरदायी होती है। अब जैसे बर्फ़ का क्षेत्र है, वहाँ पर जलवायु बहुत ही कठिन है, इसलिए वहाँ पर रहना भी बहुत कठिन है। जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं, वहाँ मानवीय आवास बहुत कम पाया जाता है, पेड़ पौधे कम पाए जाएंगे तो क्यों कोई रहेगा। तो इसीलिए जो क्षेत्र जैसे मानसूनी हो गया, यहाँ पर सबसे अधिक सुगम्य जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक होती है। जैसे भारत की जनसंख्या हो गई, चीन की जनसंख्या हो गई, दक्षिण पूर्व के जो देश हैं इनकी जनसंख्या हो गई। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु ही मुख्य कारण होती है कि वहाँ कितनी वर्षा होगी, कितना तापमान रहेगा, किस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, किस प्रकार की उपजाऊ ज़मीन होगी। तो मेन निर्णायक जलवायु होता है। अन्य जो ऑप्शन है जैसे मृदा, समुदाय, जैविक घटक, ये जलवायु के बाद आते हैं। जैसी जलवायु होगी वैसी मृदा होगी, वैसा ही समुदाय बनेगा और वैसे ही जैविक घटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रभावी प्रजाति, बी कीस्टोन प्रजाति, सी स्थानिक प्रजाति, डी सर्वोदय प्रजाति। तो इसका सही उत्तर है बी कीस्टोन प्रजाति। इस प्रकार हमने आज 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और ये सभी 20 क्वेश्चन पिछले
वर्षों में पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको आप एक बार दो बार लगाइए और इनमें जो आपको आता है उनको सही सही आप हमें कमेंट करके बताइए, और जो नहीं आता है उसको रिपीट कर लीजिए। वो अगले पेपर में आने की संभावना बनी हुई है, इसलिए आप इसको ज़रूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।